अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जाहिर तौर पर तो 20 एमसीक्यूज हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके अगर आप नोट्स बना लें तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह ताला। मैंने प्रेजेंटेशन इतने दिल से और इतनी मेहनत से बनाई है कि आप लोगों के काम आए। आपके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने एमसीक्यूज सिर्फ नहीं लिखा, मैंने एमसीक्यूज के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है ताकि आपके मजीद कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मजीद इनमें से अगर इन्फॉर्मेशन से कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो वो आप कर सकें। अच्छा, कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हैं जो पास्ट पेपर से भी हैं, सही है। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर्स की नई फॉर्म है या थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो तमाम एमसीक्यूज को मैंने इस तरह से डाला है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन वो अराउंड 20 अबव एमसीक्यूज का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टेटमेंट 1 ने हमारे पास सामने लिखी हुई है, इन एन इन इलास्टिक कॉलिजन। सबसे पहली बात तो ये है कि इन इलास्टिक कॉलिजन की बात हो रही है। क्या हो रही है? बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के दरमियान इन इलास्टिक कॉलिजन हो रही है। द रिलेटिव स्पीड बेटा क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है दो बॉडीज के दरमियान की, जो बॉडीज की जो वेलोसिटीज होती है ना बेटा, उनका डिफरेंस। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, बॉडी ए है, उसकी वेलोसिटी है 5, सही है, और बॉडी बी है, उसकी वेलोसिटी है 2। तो इनका जो डिफरेंस लोगे ना बेटा, ये है 2। जब इनका डिफरेंस लोगे 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा ना। ये तो 3 है ना बेटा, ये कहलाता है रिलेटिव स्पीड। तो वो ये कह रहा है कि टकराने से पहले जो रिलेटिव स्पीड आ रही थी, ये आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड बिफोर द कॉलिजन। ये टकराने के बाद भी डिफरेंस सेम रहेगा, यानी टकराने के बाद भी उसका जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये सेम रहेगा। इक्वल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इक्वल, सही है। ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा ये इन इलास्टिक कॉलिजन है। इन इलास्टिक कॉलिजन में आपके कॉलिजन के बाद ना आपकी वेलोसिटीज भी चेंज हो जाती हैं, और कुछ आपकी हीट जो है ना वो लॉस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, इन टर्म्स ऑफ हीट, सही है। डिफरेंट फॉर्म में आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है, लेट्स से अगर ये बॉडी ए की जो स्पीड थी 5, वो चली जाएगी 3 पे, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, और बॉडी की बी की स्पीड जो है वो और कम हो जाएगी, कोई 0.5 हो जाएगी। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ये डिफरेंस आएगा 2.5। समझ रहे हैं? आपकी वेलोसिटीज तो चेंज हो रही हैं, लेकिन वेलोसिटीज कम हो जाएंगी बेटा टकराने के बाद। टकराने से पहले जो स्पीड थी उनका जो डिफरेंस था वो, और टकराने के बाद का डिफरेंस वो सेम नहीं आएगा इन इलास्टिक में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर इलास्टिक का वर्ड कॉलिजन होता, ये इन एन इलास्टिक कॉलिजन, तो बेटा इलास्टिक कॉलिजन में टकराने से पहले का डिफरेंस वेलोसिटीज का और टकराने के बाद वेलोसिटीज का डिफरेंस सेम रहता है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इन एन इलास्टिक कॉलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा है। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट है बेटा, सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है, और क्यों गलत है वो आपका रीजन मैंने बड़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं इलास्टिक कॉलिजन से रिलेटेड। इन इलास्टिक कॉलिजन द रिलेटिव स्पीड विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। मैंने आपको अभी बताया ना कि इलास्टिक कॉलिजन में तो आप, क्योंकि कोई हीट लॉस हो ही नहीं रही, फ्रिक्शन है ही नहीं, हमने एज्यूम किया हुआ है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कब? जब इलास्टिक कॉलिजन होगा, कोई हीट लॉस नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है जो टकराने से पहले जो वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा ना, यू ए माइनस यू बी का, वो इक्वल होगा वी ए माइनस वी बी का। वी ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी, इनका डिफरेंस सेम रहेगा। जो कि इस वाले केस में, इस वाले इन इलास्टिक कॉलिजन में अनइक्वल होगा। इन इलास्टिक कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अच्छा, ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी दूसरी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती इलास्टिक कॉलिजन के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पास्ट पेपर में भी आपको जगह जगह पर दिखेगा। कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। आपने पढ़ा हुआ होगा कंटेनर में ना वाटर, लेट्स से वाटर के एग्जांपल लेते हैं। कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है ना, वो होती है कोहेसिव फोर्स, और मॉलिक्यूल और कंटेनर के दरमियान जो फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स होती है। तो ये कह रहा है जो मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी दीवार, कंटेनर की दीवार के साथ जो आपकी कॉलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल का,
वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। अच्छा, कैसे पता चला? ये चैप्टर 11 का एमसीक्यूज है बेसिकली। बेटा आपका ना, अगर आप देखें, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा आप वॉल और उसके दरमियान का जो कॉलिजन हो रहा है इसको कैलकुलेट करके बताओ कितनी एनर्जी टकराने के बाद थी, कितनी एनर्जी टकराने से पहले थी। आप बोलेंगे सर इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कैसे देखूं मैं, ये तो बहुत ज्यादा कोई डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब भी आप नहीं देख सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर लॉस होगा भी तो कोई 0.000000001 जूल का होगा, इतना मतलब इतना छोटा कोई लॉस होगा अगर हो। तो हम क्या करते हैं, हम उस लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम यही कहते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है बिटवीन वॉल एंड द मॉलिक्यूल। सही है, तो याद रखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल। इन इलास्टिक कॉलिजन की अगर बात की जाए तो बॉडीज अगर आपस में टकराती हैं, स्टिक हो जाती हैं, तो वो इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। इसकी एग्जांपल ये रही, यहाँ पे एक बॉल ए है, बॉल बी है, टकराने से पहले ये सीन था, टकराने के बाद क्या हुआ, आपकी बॉल, रेड बॉल जो है वो स्टिक हो गई, चिपक गई बहुत बुरे तरीके से। ऐसा कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है। अच्छा सर इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? बेटा इलास्टिक कॉलिजन में ऐसी कंडीशन नहीं होगी, टकराने के बाद ये चिपकेंगे नहीं, ये अलग अलग हो जाएंगे, कभी भी स्टिक नहीं होंगे। ऐसा कॉलिजन जिसमें स्टिक हो जाए, टकराने के बाद स्टिक हो जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाए, तो इन इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है। इन एन इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम सेम रहता है बट एनर्जी इज डिसिपेटेड। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी एनर्जी फ्रिक्शन की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या साउंड की फॉर्म में, या वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल, इन इलास्टिक कॉलिजन में। अब आ जाए एमसीक्यूज की तरफ, ये भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। द कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज में बी इलास्टिक, दो बॉडीज के दरमियान का कॉलिजन इलास्टिक होगा अगर बॉडीज आर, यानी वो ये कह रहा है कि बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कॉलिजन कब होगा? अगर बॉडीज क्या हो, सॉलिड हो, सॉफ्ट हो, सॉलिड की बनी हुई हो लेकिन सॉफ्ट हो, सॉलिड की हो लेकिन सॉफ्ट हो, दबाने पे मैं कुछ फोर्स लगाऊं तो पिचक जाएं, तो ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर पिचक जाएंगी तो वो टकराने के बाद जब आप इसमें टकराएंगी तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी ना, पिचक जाएंगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सॉफ्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी सॉफ्ट वाला नहीं होगा। सॉलिड एंड हार्ड होनी चाहिए, सॉलिड की तो बनी हुई होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जितना मर्जी आप फोर्स लगा दो वो टूटनी नहीं चाहिए। तो ऐसी बॉडी जब आप इसमें टकराएंगी तो वो चिपकेंगी नहीं, वो अलग हो जाएंगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ज्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग होंगी। और इलास्टिक क्या होता है बेटा? इलास्टिक एक लंबा कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस वीडियो लंबी हो जाएगी वरना आपको समझाता जरूर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सही है। अच्छा, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय, अब टेकिंग ऑफ रॉकेट का मतलब है कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई रॉकेट जो है ना वो जा रहा है, ये किस लॉ को बता रहा है, ये किस लॉ, ये रॉकेट है, सही है, एरो मेरा रॉकेट है, ये किस लॉ को इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इसके जो थ्रस्ट होते हैं ना, जो मास रिलीज कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट, वो आपका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अच्छा, अगर आपके पास ये चार ऑप्शंस नहीं होंगे तो इन चार ऑप्शंस में से ना एक ऑप्शन सिर्फ ये होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आ जाता है, यानी आपका इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जगह आपसे कहा जाए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फिर आप वो वाला आंसर करेक्ट होगा। सही है। अच्छा, अब न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक साथ अगर ऑप्शंस में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अगर एक साथ आएंगे तो ऑप्शन होगा कि बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड बोथ थर्ड लॉ। सही है, दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड लॉ भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही डिफाइन करता है। तो इसका आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, और अगर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑप्शन आ जाए तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी है। सही है, यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज, कह रहा है कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, यानी अगर मैं कहूँ आपकी आपने लगाई फोर्स इस जगह पे, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है, यानी कोई बॉल थी, क्या डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है इसी डायरेक्शन में हो? सही है, या हो सकता है चेंज हो जाए। सही है, समझ रहे हैं, या मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो हो सकता है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्या एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, या मोमेंटम, यानी ऐसा पेयर बताओ जिसपे हमेशा डायरेक्शन सेम रहती है। तो बेटा इसको फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका है, आपने देखना है कोई ऐसा को रिलेशन जिसमें दो चीजों का आपस में को रिलेशन हो, कोई फॉर्मूला हो। आपने पढ़ा हुआ है F=ma, सही है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, F=ma। अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ जो पढ़ा हुआ है आपने, वो आपने ये बताता है कि फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा।
लेकिन आपने कोई ऐसा को रिलेशन नहीं पढ़ा जिसमें फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्टली रिलेशन हो, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली रिलेशन हो, या फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हो। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है बट उनमें ना डायरेक्शन का चेंज आता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन है। अब आपको अगर आप इसकी जगह ऑप्शंस कोई नए आ जाते हैं, कोई और दे दिए जाते हैं, टॉर्क एंड दिस, तो आपने कोई को रिलेशन ढूंढ लेना है कि उनका आपस में को रिलेशन क्या है। ये तो मैंने आपको जुगाड़ बताया, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेटा डिफरेंट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करूंगा एक 3D वीडियो के साथ, एनिमेटेड वीडियोस के साथ। 2 मिनट की वीडियो होगी इंशाल्लाह, उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशंस। अब कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें डायमेंशन सेम है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो बेटा ये तो खत्म हो गया, मैंने यहाँ लिखे भी हैं, आप देख भी सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है जूल, आई थिंक इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, सही है। और वर्क की यूनिट होती है जूल, यानी वर्क को अगर आप जूल में, जूल भी होती है, न्यूटन मीटर भी होती है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये भी होती है। तो इस फॉर्म में मैंने वर्क को कन्वर्ट कर लिया और एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्म में। तो ये देखें अभी भी यूनिट सेम नहीं है, इसका अपॉन सेकंड स्क्वायर है, इसका अपॉन सेकंड है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। एनर्जी की यूनिट होती है जूल और यंग मॉडुलस की होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, सही है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि एनर्जी जो आपकी यूनिट्स मैच ही नहीं कर रही। लाइट यार जो होती है ना वो बेटा डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये यूनिट है लाइट यार, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। और डिस्टेंस की एक और यूनिट कौन सी होती है? मीटर। तो इसका मतलब है लाइट यार किसके इक्वल हो गया? मीटर के। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो देखें ना, लाइट यार इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। और वेवलेंथ की यूनिट भी मीटर है, तो ये सेम है। डायमेंशंस पूछ रहा था ना, तो डायमेंशंस को आप यूनिट से निकाल लीजिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, ओहो, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नॉट एन एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बेसबॉल शॉट जब आप लगा रहे हो, लेट्स से ये आपने लगाया बेसबॉल, तो ये उड़ता हुआ क्या करेगा? एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस कवर करेगा ना। आपने अगर बेसबॉल आपने देखे होंगे के स्पोर्ट्स वगैरह तो आपको पता होगा। बुलेट वाले पे बात करते हैं। गैस फिल्ड बैलून, गैस भरी हुई है एक बैलून के अंदर, सही है। तो आप जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ सीधा जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी हो जाएगा, सीधा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नहीं है, सी। बुलेट वाले पे अभी बात करते हैं। फुटबॉल की, आपने ये फुटबॉल थी, आपने किक लगाई, तो ये भी कोई इस डायरेक्शन में ऐसे उड़ती हुई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। बुलेट वाला कैसे है बेटा? बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। अब ये देखें, ये पिस्टल है, पिस्टल से मैंने बुलेट चलाया। जब मैं पिस्टल से बुलेट चलाता हूँ ना तो बेटा इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट क्या करती है? एक स्ट्रेट यूं नहीं डाउन हो जाती, समझ रहे हैं? स्ट्रेट डाउन नहीं गिरती, वो एक कर्व बनाते हुए गिर रही होती है। एक स्ट्रेट जाएगी, पहले स्ट्रेट जाएगी, फिर एकदम से यूं गिर रही होगी, यूं। तो इसका मतलब मेरी बुलेट ने या मेरे निकलने वाले उस गन से ने सीधा डिस्टेंस कवर करने के बाद एक कर्व डिस्टेंस कवर किया, यानी हॉरिजॉन्टल पहले कवर किया फिर वर्टिकल किया, सही है, समझ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, और वर्टिकल भी बिल्कुल स्ट्रेट यूं नहीं चला गया, यानी ये डिस्टेंस यूं नहीं है, यूं, ये वाला डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल कर्व की फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब जो कर्व की फॉर्म में जा रहे हैं ना, वहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कवर हो रहे हैं। तो बुलेट तो आपकी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की, यही समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर बच्चों का कॉन्सेप्ट ही बना हुआ होता है कि बुलेट जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल ही नहीं है, ये सोच रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये कि देखें, जब आप बुलेट चलाते हैं ना तो बुलेट पहले सीधा जाएगा और फिर कर्व होता हुआ नीचे गिरेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात से आप जो है ना वो रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप ये देखें, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। इसने यहाँ पूछा हुआ है, इसको रिपीट कर लीजिएगा बाद में। पूछा हुआ है कि अगर आप बुलेट को सीधा, यानी ये बुलेट है, इसको आपने बोला यूं सीधा गिरा दिया, आपने अपने हाथ से पकड़ के गिरा दिया, और एक बुलेट आप चला रहे हो, गोली चला रहे हो, सही है। दोनों जो है वो ये एक मिनट, फ्रॉम द सेम हाइट, अच्छा सेम हाइट पे रखा है आपने, यानी बुलेट के, अगर आपने ये देखें बुलेट की हाइट दोनों की सेम थी, जहां से आप फायर कर रहे हो उतनी हाइट और बुलेट गिराने की हाइट दोनों सेम है, सही है। वो पूछ रहा है कौन सा ग्राउंड को पहले हिट करेगा, कौन सा ग्राउंड को पहले टच करेगा। तो बेटा इस हिसाब से तो जो बुलेट आपकी गन से निकल रहा है वो पहले टच करना चाहिए ना, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन दोनों सेम टाइम पे जो है ना वो टच करेंगे ग्राउंड को। क्यों बेटा? मैंने आपको बताया ना, ये पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और फिर कर्व होता हुआ नीचे जाएगा, और ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो इसको जो है ना वो टाइम लग जाएगा, इसको वो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से। तो दोनों सेम हाइट कवर करेंगे, बट दोनों
सेम ग्राउंड को टच कैसे कर रहे हैं, ये वाला फिर कैसे कर रहा है ग्राउंड को टच सेम, क्योंकि बेटा ये एक इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि बुलेट गन की वजह से मिली है। इतनी स्पीड है ना इसके पास कि ये उस टाइम को ना वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कवर कर लेगा। यानी पहले स्ट्रेट जाएगा और फिर कर्व होता हुआ डाउनवर्ड गिरेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही कवर कर रहा है। और ये जब आप स्ट्रेट गिरा रहे हो तो इसका मतलब है कि यार इसको जो टाइम लग रहा है उतनी देर में ये वाला भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसको तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिली हुई है ना, बहुत हाई वेलोसिटी मिली हुई है, तो इस वजह से ये वाला कंपीट कर देगा इस वाले को भी। कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे होंगे सर ये वाला ये आपने बुलेट गिरा दिया डाउनवर्ड, तो ये तो पहले गिरना चाहिए था ना। तो बेटा इस बुलेट के पास तो हायर वेलोसिटी है, बहुत हायर वेलोसिटी है, तो ये क्या कंपीट नहीं कर पाएगा इस बुलेट को। खुद सोचें, आप अपने हाथ से एक बुलेट गिरा रहे हो, एक बुलेट गन से चला रहे हो, स्पीड किसकी ज्यादा है, वो जो गन से चला रहे हो ना, तो जिसके पास उसके पास स्पीड ही इतनी ज्यादा है कि उस जो हाथ से गिराएगा ना बुलेट उसको कंपीट कर देगा, उस टाइम पीरियड को अटेन कर लेगा। लेकिन है प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल वो। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, बेटा मुझे इतना पता है एयर में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और आपके पास सॉलिड में उससे ज्यादा होती है। और यहाँ पूछा हुआ है वाटर, तो वाटर एक मेरा लिक्विड है, सही है, तो यहाँ तो ज्यादा नहीं होगी। देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा तो ये ऑप्शन गलत है। एयर मेरी आपकी एक तरह की सम सॉर्ट ऑफ गैस ले लेता हूँ, तो गैस में बिल्कुल कम, सही है। गैस में क्या होती है 330 मीटर पर सेकेंड। कॉपर इज अ सॉलिड, तो कॉपर ही होना चाहिए। अच्छा अमोनिया क्यों नहीं, अमोनिया भी बेटा गैस है, तो अमोनिया गैस के लिए या एयर के लिए इनकी कमी होती है स्पीड ऑफ साउंड, वाटर में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर एंड अमोनिया। बट कॉपर एक सॉलिड है ना कॉपर, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। क्यों सॉलिड में ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा वो आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बोल रहा है कि भाई ये टाइम पीरियड है और ये लेंथ के दरमियान आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कर्व मिलेगी, पैराबोला, इलिप्स, क्या मिलेगा, हाइपरबोला, क्या मिल रहा है। तो भाई आपको जो है ना वो पैराबोला शेप मिलेगी। ये रटने वाला एमसीक्यूज है। अच्छा अब यही चीज सुनिएगा, ये वाली एमसीक्यूज में आई हुई है, ये वाला भी आया हुआ है कि भाई द टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा सॉरी, ये यहाँ वर्डिंग में मिस्टेक है, आपने ग्राफ बनाया टी एंड टी स्क्वायर और एल के दरमियान। ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एल, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे वर्डिंग में मैंने मिस्टेक कर दी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखिएगा। सिंपल अगर आप टाइम एंड लेंथ के दरमियान बनाते हो तो वो पैराबोला बनेगा, टाइम का स्क्वायर और लेंथ के दरमियान ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये लाजमी रटने वाली चीज है, याद रखिएगा बेटा। इंस्टेंटेनियस या एवरेज स्पीड अगर इक्वल हो जाए तो बॉडी क्या होती है, देखें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड जब इक्वल हो जाए ना तो आपकी जो है ना वो एक्सेलरेशन जीरो होती है। अब ये राउंड 1 में आया हुआ है बच्चों, तो बच्चों ने मुझसे पूछा था ये, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, एडअप कर दिया, और इसके चांसेस भी हैं कि ये आ सकते हैं। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स 9 क्लास फिजिक्स का, तो अगर ना समझ में आए तो पूछिएगा। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा कि इतना यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मुझे पता है कि बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि ई कैट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा। अच्छा जी, मैग्नीफाइंग ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है 1 + d/f फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको वीडियो के लेक्चर में पहले भी बताया था, जिसमें मैंने 5 चैप्टर्स का डिस्कस किया था। तो d जो है ना वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया 1 + 25/25, फोकल लेंथ गिवन थी ना बेटा, फोकल लेंथ ये रही ना, दी भी तो है, तो ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 और ये वाला 1 दोनों ऐड होकर 2 आ गया, वो आपका आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ये डी की वैल्यू आई कहाँ से थी, बेटा डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 25 सेंटीमीटर। ये कभी कभार एमसीक्यूज में ये वैल्यू भी पूछ लेता है। अच्छा अगर वो ये बोलता है फोकल लेंथ की ना, यानी फोकल लेंथ गिवन होती है आपको, लेट्स से फोकल लेंथ गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर, बोलता पावर ऑफ अ लेंस बताओ, क्या बोलता पावर ऑफ अ लेंस बताओ, यानी ये वाली चीज गिवन है, बोलता पावर ऑफ लेंस पी बताओ। तो पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे पहले तो, और यानी पावर का जो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके डालोगे ना, अच्छा ये कंपलसरी है मीटर में कन्वर्ट करना, वरना फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आएगा 0.25। अब जो वैल्यू आएगी ना वो डायोप्टर, उसकी यूनिट होगी डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, और निकालने का तरीका ये होता है। सही है, तो देखें मैंने एडिशनल चीज भी सिखा दी आपको।
अब जी हम देख लेते हैं डायोड के बारे में। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स डाली हैं। द डायोड विच गिव्स विजिबल लाइट, ऐसा डायोड जो विजिबल लाइट आपको दे एनर्जाइज होने के बाद, यानी जब उसमें एक्स्ट्रा इम्पार्ट की जाए एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपको क्या चीज़ होती है? एलसीडी होती है, फोटो डायोड होता है, एलईडी होता है बेटा, एलईडी होता है। अब इसका करेक्ट आंसर है एलईडी। इसका करेक्ट आंसर है एलईडी, और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। सही है, ये भी आता है एमसीक्यूज। अच्छा, इसी का एक अच्छा सा पॉइंट देख ले, रेक्टिफायर एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। सही है, यहाँ आप ये कहते हैं डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जो और वो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी के अंदर, यानी ऑल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट के अंदर चेंज करता है। अच्छा, याद रखिएगा एसी करंट की ना मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, ये पीरियोडिकली अपने आप को चेंज करता रहता है। यानी अगर मैं आपके एसी करंट का, एसी का जो ग्राफ बना के दिखाऊं ना, तो ये कुछ ये बन रहा होगा, कुछ ये भी होगा, मतलब पीरियोडिकली अपने आप को बहुत चेंज कर रहा होता है। जबकि डीसी कांस्टेंट, डीसी जो होता है ना, वो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सही है, एक कांस्टेंट ग्राफ होता है। तो याद रखिएगा, वो ये पूछता है कि एसी की डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो बेटा एसी की मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं। ये हर कंट्री के ऊपर वेरी करता है कि वहाँ एसी की डायरेक्शंस कितनी है। तो 1 मिनट के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली जो स्टैंडर्ड है ना, वो 60 टाइम्स अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है 1 मिनट के अंदर। और डीसी के लिए वो पूछता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है। ज़्यादातर तो वैसे डीसी के लिए पूछता है। तो डीसी की डायरेक्शन बेटा वन डायरेक्शन होती है, एक सिंगल डायरेक्शन होती है, कांस्टेंट डायरेक्शन होती है। याद रखिएगा ये चीज़, मैंने यहाँ डालना भूल गया, ये चीज़ याद रखिएगा। डीसी की एक सिंगल डायरेक्शन होती है, एसी की डायरेक्शन कितनी होती है? मल्टीपल्स। और एसी को क्या कहा जाता है? पीरियोडिकली अपने आप को चेंज करता है। इट विल चेंज पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन एरिया, विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अपने एरिया के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। यानी वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं एसी के ऊपर कि वो एसी सप्लाई कैसी है। तो वैसे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 1 मिनट के अंदर 60 टाइम्स अपने आप को चेंज करता है। और डिवाइस कौन सी डिवाइस है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। सही है। अच्छा, अब एलईडी के बारे में देख लेते हैं। व्हेन एलईडी, व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद अ होल, इलेक्ट्रॉन को जब कंबाइन होल के साथ कंबाइन किया जाता है ना, तो बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग करते थे। याद रखिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये वाला एमसीक्यू भी आ जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग कब कब करते हैं कंबाइन? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फोटॉन्स इमिट होते हैं, विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से। सही है। अब इलेक्ट्रॉन को जब होल में कन्वर्ट कर रहे हो ना, होल में सॉरी कंबाइन कर रहे हो, तो जब होल्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो वो जो एक्स्ट्रा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे? एनर्जाइज हो जाएंगे वहां पर जाकर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देंगे और आपकी क्या हो जाएगी? आपकी फोटॉन्स इमिट होंगे और विजिबल लाइट इमिट होगी। अच्छा, याद रखिएगा ये कब काम होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी की बात कर रहा है, इज अ फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड। देखिए मैंने चीज डाल दी यहाँ पर भी, वही पॉइंट डाला मैंने। इट इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड, पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। एलईडी वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेस। इसका देख लीजिएगा जरा, ये थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टर्म है। जर्मेनियम, सिलिकॉन डायोड, आर्सेनाइड और गैलियम सॉरी, दे आर सफिशिएंटली प्रोड्यूस इंटेंस विजिबल लाइट। तो अच्छा, वो मटेरियल के नाम पूछता है कि कौन कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जो विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जर्मेनियम, इस सारे मटेरियल्स के अंदर नाम लिखते हैं। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव, अच्छा ये इसको पढ़ते हैं लेकिन समझाता हूँ। लेकिन दो तरह की साइकिल्स होती हैं, एक हाफ वेव, एक फुल वेव। मैं हाफ वेव की अभी इसमें बताऊंगा, फुल वेव थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हाफ वेव में ये होता है कि ऊपर वाली जो साइकिल होती है ना, ये मैंने डायग्राम इसीलिए बनाई, ये पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव। तो ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो वो यही कह रहे हैं कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? अब इसका आउटपुट देखें, यानी इनपुट ये है, ये इनपुट है। सही है, आउटपुट ये है। जब आउटपुट मिलता है ना बेटा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म हो जाती है, यानी इससे करंट पास ही नहीं होता, नहीं सिर्फ पॉजिटिव साइकिल से करंट पास होता है। तो नो नेगेटिव हाफ साइकिल, देखें लिखा हुआ भी है, यानी आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिल ही नहीं रही। इसका मतलब यह है कि वहां से करंट पास हो ही नहीं रहा। तो अगर करंट पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ना, रुकावट बहुत ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट एक तरह की, रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट पास नहीं हो पा रहा। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इसीलिए बहुत हाई है, क्योंकि वहां से नेगेटिव हाफ साइकिल से करंट डज नॉट फ्लो, वहां से फ्लो ही नहीं करता करंट। जहां से करंट फ्लो नहीं करता ना, वो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब आप बोलेंगे सर वुड में क्या सीन है? तो बेटा वुड में तो बिल्कुल भी नहीं करता ना करंट फ्लो। नेगेटिव हाफ साइकिल में थोड़ा बहुत माइन्यूट में कर रहा होता है, जो कि हम नेग्लेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम हाई कवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, हम इन्फिनाइट कवर्ड भी यूज कर सकते हैं। वुड में क्या सीन होता है? वुड के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना, वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि वुड से तो कभी करंट पास कर ही नहीं सकता ना बेटा। तो इसलिए वुड के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी।
अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की जाती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका करंट पास करता है और इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो दैट नो वर्क इज डन पुशिंग अ कार है, उसको आप धक्का लगा रहे हो तो ऑब्वियसली वर्क कर रहे हो यार, थक जाओगे थोड़ी देर में, आपकी एनर्जी जाए और एनर्जी एक दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट हो रही है। राइटिंग एन ऐसे होना पेज, मैं लिखता लिखता मैं थक गया यार, मेरी भी वर्क लग रहा है। लिफ्टिंग द वेट उठाया हुआ है, ऑब्वियसली वर्क है यार, आपने वेट उठाया हुआ है। तो डी, द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटा? तो वर्क बेटा तब नहीं होता, कब नहीं होता, नो वर्क डन कब होगा, यानी वर्क कब नहीं होगा, जब वो सर्कुलर किसी चीज के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो। क्या मतलब सर? बेटा एक साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा होगा आपने। लेट से मेरी पोजीशन 1 ये थी, सही है, ये वाली पॉइंट मेरा 1 से मैं चलना शुरू किया और इस पॉइंट के ऊपर आ गया। पॉइंट 1 से मैंने जब चलना शुरू किया और मैं वापसी घूम के पॉइंट 1 पे दोबारा वापसी आ गया, सही है, यानी मैंने पॉइंट 1 से स्टार्ट किया ट्रैवलिंग करना, घूमते घूमते मैं पॉइंट 2 पे आया, फिर पॉइंट 1 पे वापसी आ गया, यानी पॉइंट 1 पे इस पॉइंट पे आ गया वापसी। तो ऐसा प्रोसेस जब आपने अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करो और फिर वही फाइनल पोजीशन में भी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाओ, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका वर्क नहीं होता। तो ये क्या है, ये जो भी ऑर्बिट है आपका, ये अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करता 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 कभी तो ये अपने अराउंड इसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, इसी पोजीशन के ऊपर जी, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वहां रोटेट करता करता उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और वो उसकी फाइनल पोजीशन कहलाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कोई वर्क होता नहीं है बेटा, सही है। तो ये याद रखिएगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन इज 0 होता है। स्टोन का मास दिया हुआ है, ड्रॉप कर रहे हैं सर्टेन पोजीशन से 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी पावर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई ये हाइट थी, सही है, 5 मीटर, इसको ड्रॉप किया, बोला है 3 मीटर पे जब पहुंचे ना बेटा, तब इसकी वेलोसिटी भी बताओ, पावर भी बताओ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जी क्यों रखा बेटा? एक्सेलरेशन तो 0 होगा क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन है ना, यानी वर्टिकल मोशन हो रहा है, फ्री फॉल मोशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी और वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो v इक्वल्स टू √2gh, स्क्वायर खत्म करना है ना बेटा, तो g की वैल्यू डाली, h क्या होगा 5 - 3, बेटा 5 - 3 करूंगा ना, हाइट का डिफरेंस ले लूंगा जिस पॉइंट पे वो करना चाह रहे, तो इनिशियल हाइट क्या थी 5, फाइनल हाइट क्या 3, तो 5 - 3 तो 2 आ गया, ये तो मेरे वेलोसिटी आ गई। अब पावर कैसे निकालेंगे, mgh/t, m की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, अच्छा गिवन है 2 kg आपको गिवन है, सही है, g की वैल्यू भी आपको गिवन है, h/t क्या होता है बेटा, यानी अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप बोलोगे सर स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो बेटा यहाँ पर जो h है, जो हाइट कवर हो रही है, वो भी तो एक डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम उसको हाइट का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर भी तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी तो वेलोसिटी बन गई ना बेटा, ये क्या बन गई आपकी, ये वाली वेलोसिटी बन गई ना, तो इसकी जगह आपने 6.26 लिख दिया, m की वैल्यू आप डाल दीजिएगा 9.81 डाल दीजिएगा, पावर आ जाएगी, या मैंने ऑप्शन भी नहीं डालना भूल गया मैं, आगे आ जाए। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई वर्क डन का फॉर्मूला देख लें, F.D होता है, डॉट को हटाऊंगा तो कॉस लगा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो FD cos थीटा। अब याद रखिएगा जब वर्क डन सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है तो फोर्स जो है ना वो ये देखें, फोर्स की डायरेक्शन देखें आप, ये डायरेक्शन हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें बेटा, ये हो गई, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री बनता है। अब कॉस में जब आप एंगल रखोगे 90 डिग्री तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसलिए यहाँ पर वर्क 0 है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये राउंड 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और 100% ये बहुत सारे बच्चों के पेपर में आएगा, यानी इंट्री टेस्ट में आएगा। इन SHM द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, ओहो अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ये आप देखें, ये आपका ये सॉरी मतलब ये हैंग है, कोई हैंगर लगा हुआ है, सही है, और ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर पेंडुलम लगा हुआ है, एक पोजीशन तो ये वाली होती है, सही है, एक पोजीशन ये वाली होती है, ये कहलाती है मीन पोजीशन। बेटा अगर यहाँ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर आएगा या इस पोजीशन के ऊपर आएगा इसके, तो ये समझ लो एक हाइट कवर कर रहा है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ ये हाइट कवर नहीं की, जब हाइट कवर करती है ना बेटा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं यहाँ पे पिक्चर डालना भूल गया वरना आपको मजीद समझ में आता। ये आपने एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, ये पेंडुलम अटैच है, ये रोटेट करेगा यूं 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 रोटेट कर रहा होगा, सही है। यहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो ये देखें, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये यूं मूव करेगा,
ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है होगा, ये वाला पॉइंट, ये देखें इस, ये कुछ हाइट पे है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सर, जब कोई पॉइंट आपका हाइट पर हो, इसका मतलब है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट के ऊपर भी मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर भी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? ग्राउंड के ऊपर ना, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बेटा, तो मीन पोजीशन के ऊपर। तो बॉडी इज एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है मैक्सिमम कहाँ है? मीन पोजीशन के ऊपर। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली, ये वाली जो मैंने बनाई है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। सही है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा, हमने रेशियो लिया। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है सिंपल पेंडुलम के हार्मोनिक के लिए और टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी का हार्मोनिक के लिए, तो डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर यही आएगा। अच्छा, मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना बेटा, उसमें भी ये फॉर्मुलाज बताए थे, रेशियो नहीं बताया था मैंने। तो रेशियो आप निकाल भी सकते हो अगर आपने फॉर्मुला याद किए होंगे। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, टाइम पीरियड क्या होगा? टू टाइम्स इंक्रीज होगा। अब ये कैसे होगा? ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मुला लिखें, फॉर्मुले की जगह एल की वैल्यू क्या रखना है? 2L, और फिर आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ना है तो फिर पूछ लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम होती है बेटा एक्सट्रीम पोजीशंस पे। अभी मैंने बताया ये एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशंस कहती हैं। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। यार अब एक बात बताओ ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? यहाँ ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। और एक्सेलरेशन विल भी मैक्सिमम एट मैक्सिमम डिस्प्ले, हाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन की रिस्पेक्ट से। सही है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है लोएस्ट या फिर मीन पोजीशन के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। ये लोएस्ट पॉइंट भी कहलाया जाता है, लोएस्ट पॉइंट। सही है। और इसको मीन पॉइंट भी कहते हैं। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू होती है ना, वो mg cos थीटा होता है बेटा। बेटा जहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा हो ना, वो एमसीक्यू नंबर को नोट करके कमेंट पे पूछ सकते हो आप लोग, अलाउ है आप लोगों को। साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल होता है बेटा, याद रखिएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल वाइज हैं। अच्छा, मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफॉर्मर में फ़र्क बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल में जो वाइब्रेशन की वाइब्रेट कर रहा होता है ना, वो एक्स एक्सिस के अराउंड कर रहा होता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होती है आपकी, जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। तो एंगल क्या बनता है इसमें? 0 डिग्री। ट्रांसफर में आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन में एंगल परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर कोई चीज़ यूं 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 वाइब्रेट कर रही है और मूव क्या कर रही है? यूं, इस डायरेक्शन में अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है कोई चीज़ और मूव कर रही है लेफ्ट या राइट, तो वो ट्रांसफर वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है? आपकी लेफ्ट और राइट में कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, यूं लेफ्ट और राइट में वाइब्रेट कर रही है, और मूव भी कहाँ कर रही है? इसी डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट या राइट मूव कर रही है। और वाइब्रेट कैसे कर रही है? लेफ्ट या राइट। देखें, दोबारा समझ लें, कोई चीज़, कोई बॉडी आपकी लेफ्ट या राइट में वाइब्रेट करे, और डायरेक्शन ऑफ उसकी जो डायरेक्शन है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, एंगल 0 डिग्री होगा उस केस में। कोई चीज़ अप एंड डाउन मूव वाइब्रेट करे और मूव लेफ्ट या राइट करे, तो वो ट्रांसफर होगा, उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, बेटा वेवलेंथ के थ्रू किया जाता है कलर। सही है, याद रखिएगा। फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 5 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। ये कह रहा है R इक्वल्स टू 5 ऑफ H। ऐसी कंडीशन पे H की वैल्यू क्या होगी? अब बेटा याद रखिएगा, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लिया आपके लिए, R इक्वल्स टू NH, यानी ये इसको कंपेयर करें इससे, तो बोलें आप जब कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू 5 है, ऐसा ही है। तो जब आप n की वैल्यू निकाल लो ना बेटा, तो tan इनवर्स 4/n का फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 5 लिख दो, 4/5, तो आंसर आएगा आपका 38 पॉइंट सम कुछ पॉइंट्स में भी आएगा। तो ये आपका एग्जैक्टली ये आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे आपने जो करना है ना बेटा, रेंज इक्वल्स टू हाइट के लिए कवर करना है, आपने इसका एंगल निकालना है। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है ना बेटा, तो n की वैल्यू हो गई कि 1। बेटा मैंने बहुत बड़ा शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया, बड़ी शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको। व्हेन द स्टेट ऑफ अ गैस चेंज विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी गैस की जो है ना वो आपकी स्टेट चेंज हो रही है और गैस का यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो गैस क्या कहलाएगी? जब भाई आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लिखा हुआ है ना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब आइसोथर्मल का केस है ये। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ भी पढ़ लें आप। द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर, भाई कोई टायर है वो एकदम से फटा, उससे एकदम से जो इतनी स्पीड से एयर निकल रही होती है, वो कौन सा एक प्रोसेस कहलाता है? तो बेटा जितना यानी माइक्रो सेकेंड्स के ऊपर लेवल के ऊपर जो आपका माइक्रो सेकेंड्स में जो प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, जो विद इन सेकेंड्स में हो रहा होता है, वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। याद रखिएगा, कोई भी प्रोसेस जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है वो एडियाबैटिक होता है। जैसे कि बैलून से एयर का निकलना, टायर फट गया उससे एयर का निकलना, सही है। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं, रैपिड का मतलब भी तेज होना, तो वो एडियाबैटिक होते हैं।
आइसोथर्मल में Q इक्वल टू W, यानी Q आपकी Q हीट इनपुट इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है उसमें, सही है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द स्टेट टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना बेटा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। यार ये वही बात हो गई जो वर्क वाली मैंने अभी बात बताई थी ना, कि आपने इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट 1 था, यहाँ से ट्रैवलिंग करना शुरू की और वापसी इस पॉइंट के ऊपर आ गए, तो इस केस में आपकी एनर्जी हो, वर्क डन हो, कुछ भी हो, वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ना एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो वो जीरो हो जाती है। लास्ट एमसीक्यू है बेटा, और क्यू की वैल्यू दी हुई है, कूलम फोर्स से रिलेटेड ये मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल है, फोर्स भी की वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है, चार्ज Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू रखी मैंने 9 एक्सपोनेंट 9, वैल्यूज प्लेस की, मैंने Q2 निकाला, तो आंसर आ जाएगा मेरा ये वाला। होप टू सी के यही आएगा इंशाल्लाह ताला, आई थिंक यही आएगा, आना तो यही चाहिए, यस यही आएगा। मुझे पता कैसे चला, विदाउट कैलकुलेशन मैंने तो ये कर लिया, 2 से 2 काट दिया, तो 3 अपॉन 9 एक्सपोनेंट 9 बचा, सही है। अब मैंने सोचा बेटा कि अच्छा 3 स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो बेटा ये 9 हो गया, तो ये 10 एक्सपोनेंट 9 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो एक ही ऑप्शन था माइनस वाला, तो मैंने फौरन ये लगा दिया, वरना मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर याद किया, मैं मैंने जो है वो यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किया बेटा, मैंने डायरेक्टली ये लॉजिक लगा के बताया, वरना अगर आप कैलकुलेटर तो है आपके पास, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और आई थिंक मुझे वीडियो लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवाने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यार बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत की है कसम से, पीपीटी को बनाने में, टाइप करने में, चीज़ों को लिखने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, और एक्सप्लेन करने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में बहुत एफर्ट लगती है। लाइक करो, दबा के करो, और नहीं समझ आता ना तो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा पूछो। अल्लाह हाफ़िज़।